नो, अब हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो पता चल गया, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग वहां पर एस्टेब्लिश होता है जहां पर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। अब हम बात करते हैं बजट लाइन की। व्हाट इज बजट लाइन? सो बजट लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन लिमिटेड मनी इनकम। यानी कि ये दो चीजों के उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करती है बजट लाइन, जिसको कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड गिवन मनी इनकम से परचेज कर सकता है। माना कि किसी कंज्यूमर के पास 4 रुपए मनी इनकम है, सो एम ऑफ द कंज्यूमर इज 4, और वो दो चीजों का कंजप्शन करना चाहता है, ऑरेंज का और एप्पल का। और ऑरेंज का प्राइस है 50 पैसा पर यूनिट और एप्पल का प्राइस है 1 रुपी पर यूनिट। सो इसको हम एक शेड्यूल की हेल्प से शो कर सकते हैं कि सच एज कॉम्बिनेशन ए शो करता है कि द क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज 0, तो कंज्यूमर इज एबल टू परचेज 8 यूनिट ऑफ ऑरेंज। कि अगर कंज्यूमर एक भी एप्पल नहीं लेता तो वो 8 यूनिट जो है वो ऑरेंज को ले सकता है, और 8 यूनिट ऑरेंज लेने का मतलब है कि इसकी मनी इनकम पूरी स्पेंड हो गई, उसका पूरा 4 रुपया खर्च हो गया। अगर वो एप्पल को कंज्यूम करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑरेंज का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशन बी हमें बताता है कि अगर वो एक एप्पल का कंजप्शन करता है तो वो 6 ऑरेंज का कंजप्शन करेगा। और इसी तरह से कॉम्बिनेशन ई हमें ये बताता है अगर कंज्यूमर 4 एप्पल का कंजप्शन करता है तो उसके 4 के 4 रुपए एप्पल के कंजप्शन पर खर्च हो जाते हैं, और वो ऑरेंज का कंजप्शन 0 कर पाएगा, यानी कि एक भी ऑरेंज का कंजप्शन नहीं कर पाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन shows by m, it is the price of x multiplied by quantity of x plus price of y multiplied by quantity of y। अब हम देखते हैं सच एज सी कॉम्बिनेशन पर। सी कॉम्बिनेशन पर मनी इनकम है कंज्यूमर की 4 और द प्राइस ऑफ गुड एक्स, लेट द एक्स गुड इज एप्पल, सो एप्पल का प्राइस 1 है, और सी कॉम्बिनेशन पे वो 2 एप्पल को परचेज कर पाता है, और सी कॉम्बिनेशन पे वाई गुड को हम ऑरेंज मान लेते हैं। सो ऑरेंज जो है वो उसका प्राइस है 0.50 पैसा, और इसकी वो 4 यूनिट को ले सकता है। सो द मनी इनकम इज इक्वल टू 2 + 2, सो एम इज इक्वल टू 4। यानी कि कॉम्बिनेशन सी ये बताता है कि अगर कंज्यूमर 2 यूनिट एप्पल की और 4 यूनिट ऑरेंज की खरीदता है तो उसका बजट जो है वो पूरा खर्च हो जाता है, यानी कि उसकी गिवन मनी इनकम पूरी हो जाती है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम ऑल्सो। हम इस बजट लाइन को एक डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द गिवन डायग्राम यहां पर हमने वाई एक्सिस पर ऑरेंजेस को लिया है और एक्स एक्सिस पर एप्पल्स को। सो बजट लाइन को अब हमने देखा, इस बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी और ई, ये वेरियस कॉम्बिनेशन है जो कि 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, जिसको कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन लिमिटेड मनी इनकम से ले सकता है। सो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बजट लाइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द बजट लाइन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर y एक्सिस पर हम गुड y को लेते हैं और x एक्सिस पर हम गुड x को लेते हैं तो बजट लाइन हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? व्हाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है बिकॉज इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, अगर हम गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो वी मस्ट हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ गुड वाई। कि अगर हम गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें गुड वाई का कंजप्शन घटाना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो मनी इनकम है दैट इज गिवन एंड ऑल्सो लिमिटेड, यानी कि उसकी मनी इनकम गिवन भी है और लिमिटेड है। इसलिए कंज्यूमर जब भी गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाएगा तो उसे हर हालत में गुड वाई का कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। इसकी वजह से बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सो पहली प्रॉपर्टी बजट लाइन की है कि बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द बजट लाइन इज दैट कि बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज वेल एज ए स्ट्रेट लाइन। कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है और साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो व्हाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन? बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है ड्यू टू द
कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन गुड एक्स एंड वाई, यानी कि गुड एक्स और वाई की जो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज होती है वो कांस्टेंट होती है। सच एज हमने उस शेड्यूल में देखा कि उस शेड्यूल में हम 2 ऑरेंज से एक एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यानी कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रेट थी, एक्सचेंज रेट थी, दैट इज 1 एप्पल इज टू 2 ऑरेंज, 1 एप्पल इज टू 2 ऑरेंज, 1 एप्पल इज टू 2 ऑरेंज। सो 1:2 यानी कि कांस्टेंट एक्सचेंज रेट ऑरेंज और एप्पल के होने के कारण हमारी बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन आई थी। सो ड्यू टू द कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज वेल एज ए स्ट्रेट लाइन। सो सेकंड जो हमारी बजट लाइन है उसकी फीचर्स क्या है कि बजट लाइन इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग एज वेल एज स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन इज दैट कि बजट लाइन टचेस बोथ द एक्सिस, कि हमारी बजट लाइन दोनों एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, दोनों एक्सिस को हमारी बजट लाइन टच करती है। ऐसा क्यों है कि हमारी बजट लाइन दोनों एक्सिस को टच करती है? द रीजन इज दैट इफ द कंज्यूमर स्पेंट ऑल हिज मनी इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड वाई, अगर हमारा कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर पूरी मनी इनकम को खर्च करता है ऑन द कंजप्शन ऑफ वाई, देन द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज 0, कि अगर वो पूरी इनकम को वाई के कंजप्शन पे खर्च कर देगा तो हम एक्स की एक भी यूनिट नहीं ले पाएंगे, 0 होगी। सो इट टचेस द एक्स एक्सिस। और अगर कंज्यूमर अपनी पूरी मनी इनकम को खर्च कर देता है ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, एक्स के कंजप्शन पे खर्च कर देता है, देन द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, यानी कि उस समय गुड वाई की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो कंज्यूमर अगर अपनी पूरी मनी इनकम को एक्स कमोडिटी के ऊपर खर्च करता है तो वाई की क्वांटिटी 0, और अगर एक्स के ऊपर खर्च करता है, सॉरी एक्स के ऊपर खर्च करता है तो वाई की क्वांटिटी 0, और वाई के ऊपर खर्च करता है तो एक्स की क्वांटिटी इज 0 हो जाती है। सो इस वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को टच करती है। Now we talk about the consumer equilibrium with the help of indifference curve। So हमने पहले किया था कि अगर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सो हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, कि आईसी जो है वो बजट लाइन के टेंजेंट हो जाए। एंड सेकेंड कि आईसी इज कॉन्वेक्स, कि आईसी इंडिफरेंस कर कॉन्वेक्स हो टू इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिन से कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व ये दोनों जो है कंडीशंस फुलफिल करते हैं एट पॉइंट डी। पॉइंट डी के ऊपर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। वो क्या? कि इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन एंड ऑल्सो द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि इस डी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो इंडिफरेंस का टेंजेंट भी है, सॉरी कॉन्वेक्स भी है अपने ओरिजिन से, और दूसरा ये बजट लाइन के टेंजेंट भी है। सो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि द स्लोप ऑफ द आईसी, पॉइंट डी पर आईसी का स्लोप, इंडिफरेंस का स्लोप इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। कि पॉइंट डी पर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या इस सिचुएशन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड एक्स एंड वाई, और बजट लाइन का स्लोप होता है इट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई। यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व वहां पर एस्टेब्लिश होता है जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड यानी कि एक्स एंड वाई बिकेम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस डी पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व और आईसी बजट लाइन और आईसी का जो स्लोप है
वो धीरे धीरे कम होता हुआ स्लोप बराबर हो जाता है, यानी कि आईसी का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स वाई के बराबर होता है, और बजट लाइन का स्लोप जो होता है रेशियो प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल होता है। सो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश एट द पॉइंट वेयर आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, या द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, या द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड एक्स बिकेम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस करके अकॉर्डिंग वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है जहां पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बिकेम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम with the help of indifference curve. Now we talks about the consumer surplus. So what is consumer surplus? Consumer surplus is the difference between what a consumer is willing to pay and what he actually pays. यानी कि consumer surplus difference होता है इस चीज का कि कंज्यूमर किसी चीज के लिए जितना पे करने को विलिंग है वो माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, कि वास्तव में वो कितना पे करता है। चलो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो किसी स्टूडेंट को क्रिकेट का बहुत शौक है और दिल्ली में एक क्रिकेट मैच हो रहा है और वो क्रिकेट मैच देखने गया, बट वहां पर वो गया तो उसे पता चला कि जितनी भी 100 रुपीज की टिकट्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है, बिक चुकी है, और वो मैच देखने का बहुत बड़ा शौकीन है, इसलिए वो 100 रुपए की टिकट के लिए विलिंग टू पे यानी कि पे करने को तैयार है 500 रुपए, कि अगर मुझे 100 रुपए की टिकट 500 में भी मिलती है तो मैं इसको लेकर मैच देखूंगा, यानी कि ही इज विलिंग टू पे 500 फॉर द टिकट ऑफ 100। बट बाई चांस उस स्टूडेंट को वो 500 की टिकट जो वो विलिंग टू पे यानी कि 500 में खरीदना चाहता था, बाई चांस वो उसे 100 रुपए में मिल जाती है, यानी कि ही एक्चुअली पे हाउ मच, he actually pay rupees 100. So what is the consumer surplus? He is willing to pay 500. यानी कि वो इस क्रिकेट मैच की टिकट के 500 रुपए देने को तैयार था, बट एक्चुअली में उसने 100 रुपया दिया। सो कंज्यूमर सरप्लस इज 400 बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस होता है कि इट इज द डिफरेंस व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। हम कंज्यूमर सरप्लस को एक टेबल की हेल्प से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कोई एक स्टूडेंट है जो कि आइसक्रीम का बहुत बड़ा शौकीन है, यानी कि ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। सो नाउ अगर हम देखें इसको एक शेड्यूल बनाते हैं, आइसक्रीम एंड ही इज विलिंग टू पे, विलिंग टू पे। उसके बाद हम लेते हैं एक्चुअली पेज, और उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस। नाउ उसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है तो पहली आइसक्रीम के लिए वो पैसा ज्यादा देने को तैयार होगा। सपोज पहली आइसक्रीम के लिए ही इज विलिंग टू पे ₹80, बट एक्चुअली उसको वो 20 रुपए में मिल जाती है, तो पहली आइसक्रीम पर जो उसको सरप्लस हुआ वो 60 हुआ। अब दूसरी आइसक्रीम के लिए वो 80 रुपए पे नहीं करेगा क्योंकि वो एक खा चुका है, उसका थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो चुका है। सो सेकंड आइसक्रीम के लिए ही इज विलिंग टू पे 60 बट ही एक्चुअली पे 20। सो सेकंड आइसक्रीम पर जो कंज्यूमर का सरप्लस हुआ वो 40 हुआ। अब वो थर्ड आइसक्रीम के लिए ही इज विलिंग टू पे 40, वो 60 भी नहीं देगा, वो थर्ड आइसक्रीम के लिए 40 पे करेगा but he actually paid 20, so the consumer surplus on third ice cream is 20, but वो फोर्थ आइसक्रीम के लिए 40 भी नहीं देगा क्योंकि चाहे वो कितना भी बड़ा शौकीन हो वो 3 आइसक्रीम ऑलरेडी खा चुका है। वो चौथी के लिए केवल 20 रुपए पे करने को विलिंग है और वो एक्चुअली भी 20 पे करता है, तो फोर्थ यूनिट पर आपका कोई भी कंज्यूमर सरप्लस अराइज नहीं होगा, यानी कि द फोर्थ यूनिट इज द मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब द लास्ट यूनिट। सो मार्जिनल यूनिट के ऊपर कभी भी कंज्यूमर सरप्लस अराइज नहीं होता। नाउ हम देखते हैं कि उसका 4 आइसक्रीम पर टोटल सरप्लस कितना रहा। वो 4 आइसक्रीम के लिए इज विलिंग टू पे ₹200, बट एक्चुअली उसने पे किया 80 रुपया, तो उसका जो
सरप्लस हुआ, कंज्यूमर सरप्लस हुआ, वो हुआ 120। सो 120 जो है उसका कंज्यूमर सरप्लस हुआ बिकॉज ही इज विलिंग टू पे 200 बट एक्चुअली पे 80, सो 120 इज द कंज्यूमर सरप्लस। सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम ऑल्सो। हम इस कंज्यूमर सरप्लस को एक डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज यहां पर हमने प्राइस को लिया, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया और एक्स एक्सिस पर हमने आइसक्रीम की क्वांटिटी को लिया। यहां पर आइसक्रीम और वाई एक्सिस पर प्राइस। सो 20, 40, 60 and 80 and the quantity of ice cream is 1, 2, 3 and 4. सो फर्स्ट आइसक्रीम के लिए वो 80 रुपए पे करने को तैयार था, यानी कि फॉर द फर्स्ट आइसक्रीम ही इज विलिंग टू पे 80। सेकेंड आइसक्रीम के लिए ही इज विलिंग टू पे 60। सेकेंड आइसक्रीम के लिए उसने 60 रुपी पे किया, ही इज विलिंग टू पे 60। बट थर्ड आइसक्रीम के लिए ही इज विलिंग टू पे 40 रुपी और फोर्थ आइसक्रीम के लिए उसने 20 रुपी पे किया। बट एक्चुअल सेंस में अगर हम देखें तो उसने हर आइसक्रीम का एक्चुअली ही पेज 20, यानी कि प्राइस लाइन 20 इज द प्राइस लाइन। सो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें, इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, तो प्राइस और आइसक्रीम की क्वांटिटी हमने वाई एक्सिस पर लिया, यानी कि एक तरह से डिमांड कर्व भी हो गया। और दिस इज द प्राइस लाइन, 20 इज द प्राइस लाइन। सो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस? सो दिस एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस। ये जो एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस हुआ। सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? सो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस हमेशा प्राइस लाइन के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे का एरिया होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये सारा एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वन बॉक्स इज 20 एंड द कंज्यूमर सरप्लस हमने उस शेड्यूल में देखा 120 था। सो एक बॉक्स की वैल्यू 20 है इस डायग्राम में। सो 20, 40, 60, 80, 100, 120। सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 120 एंड ही एक्चुअली पे हाउ मच? द value of one box is 20, so 20, 40, 60, 80. So he actually pay 80 and willing to pay 200. So consumer surplus is 120. So हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस हमेशा प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड करके नीचे अराइज होता है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 2, that is the utility analysis and consumer behavior.